महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुए बस हादसे के बाद एक बार फिर से ओवरनाइट स्लीपर बसों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। ये पहली घटना नहीं है जब हाईवे पर स्लीपर बस हादसा हुआ हो। दिसंबर 2022 से लेकर अब तक समृद्धि एक्सप्रेस वे पर अलग अलग हादसों में 88 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ हादसों की बात करें तो पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र के ही नासिक में एक लग्जरी स्लीपर बस की ट्रक से टक्कर हुई थी। हादसे के तुरंत बाद बस में आग लग गई थी। इस हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई थी और 39 से ज्यादा बुरी तरह से झुलस गए थे। इसी साल अप्रैल में कन्याकुमारी से कोयम्बटूर जा रही एक स्लीपर बस में भी इसी तरह का हादसा हुआ था। बस में आग लग गई थी। हालांकि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। यही नहीं, यूपी से गुजर जाने वाली लंबी दूरी की कई स्लीपर बसें भी इसी तरह से हादसे का शिकार होती आई हैं। हालांकि बुल्ढाना में हुए इस हादसे को अब तक का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि इस हादसे में 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 8 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जो लोग छिटक गए, बाहर आ गए, वो तो बच गए, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल थे। लेकिन जो अंदर फंसे रह गए, इतनी तेजी से पूरी की पूरी बस आग की लपटों में गिर गई कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। इन हादसों को देखते हुए एक बार फिर से ओवरनाइट स्लीपर बसों को बैन करने की मांग उठने लगी है। बसों की बॉडी डिजाइन करने वाले एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और इसकी तुलना चलते हुए ताबूत से कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो स्लीपर बसें यात्रियों को लेटने की सुविधा तो देती हैं, लेकिन इसमें यात्रियों के आने जाने के लिए बहुत कम स्पेस रहता है। जिन लोगों ने स्लीपर बस में कभी सफ़र किया हो या अंदर से उसे देखा हो, वो बात उनको समझ में आ रही होगी जो एक्सपर्ट्स कहना चाह रहे हैं। स्लीपर बसें लगभग 8 से 9 फीट ऊंची होती हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो यात्रियों के लिए इमरजेंसी गेट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, रेस्क्यू टीम को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रियों को बाहर निकालने के लिए 8 से 9 फीट ऊपर चढ़कर उन्हें बचाने की रणनीति बनानी पड़ती है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये बसें सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही बनाई जाती हैं। ज़्यादातर देशों में सुरक्षा कारणों से ऐसी बसें नहीं बनाई जाती। यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से अन्य देशों में ऐसी बसें नहीं बनाई जाती, इसलिए भारत में सेफ्टी पर सवाल उठने लाजमी भी हैं। ओवरनाइट स्लीपर बस हादसे के पीछे स्पीड को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इससे इस हाईवे पर स्पीड लिमिट कम करनी चाहिए। स्पीड कम होने से हादसों में कमी आएगी, लेकिन कुल मिलाकर स्लीपर बसें सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं बताई जा रही हैं और इसलिए स्लीपर बसों पर एक बार फिर से बहस चल रही है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। परिचय आज के मेहमानों का करा दें। डॉक्टर PS पसरीचा सर हमारे साथ हैं, पूर्व DGP हैं महाराष्ट्र के। पसरीचा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं ट्रैक्स के, एक जानी मानी संस्था है। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी हमारे शो पर आपका। अनुराग जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। और ये जो कहा जा रहा है कि सेफ्टी को लेकर बहुत सारे तरह के कंसर्न निकलकर सामने आ रहे हैं स्लीपर बसों में, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इन सेफ्टी कंसर्न से, और क्या वाकई में बैन हो जानी चाहिए? अनुराग जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी, आवाज, हाँ, बीच में आधा क्वेश्चन छूट गया लास्ट का। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि जो कहा जा रहा है, इनको चलते फिरते ताबूत कहा जा रहा है, क्या वाकई में सेफ्टी कंसर्न्स जो उठाए गए एक्सपर्ट्स की तरफ से, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं सर? 100% इत्तेफाक रखते हैं। बिकॉज पहले अगर आपने देखा होगा तो हमारी बसेस में ऑलमोस्ट 2 गेट आगे और पीछे दिए जाते थे। एक इमरजेंसी डोर भी क्लियर विजिबल होता था सारे पैसेंजर्स को। अभी स्पेस बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ सिटिंग एंड नंबर ऑफ स्लीपिंग पर्सनस साइड्स बढ़ाने के लिए ऊपर अलग से स्लीपिंग अरेंजमेंट, नीचे सिटिंग अरेंजमेंट, और इतना कंजेस्टेड हो जाती हैं बसेस कि वहाँ पर जो आपने बताया ना कि इंटरनल मूवमेंट के लिए भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है पैसेंजर्स को। और जब इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो न तो पैसेंजर के पास निकलने के लिए जगह बचती है, न वहाँ से बस से बाहर आने के लिए, और दूसरा जो रेस्क्यू करते हैं उनको और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरा, ये जो स्लीपर बसेज हैं, इनकी ऑलरेडी जो नॉर्मल बसेज होती हैं उनसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना हाई हो जाती है। जब भी कोई छोटा सा ओवर टर्निंग, मतलब शार्प टर्न आता है या बस अचानक थोड़ा सा
ड्राइवर की झपकी की वजह से या किसी और वजह से अचानक टर्न होती है जब बस, तो ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होने की वजह से बस अचानक पलट जाती हैं। और हाई स्पीड उसमें चार चांद लगाती है कि ऑलरेडी हाई स्पीड पर है, थोड़ा सा टर्निंग हुई और ये गाड़ी पलट गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होने की वजह से। तो नंबर वन जो भी इस समय बोला जा रहा है वो दैट इज़ 100% सही है, वो कि इस तरह की गाड़ियों पर या बैन लगना चाहिए। और स्लीपर क्लास बसेस, बिकॉज ये हाइट ज़्यादा होती है इनकी, तो स्पेशली स्लीपर सिस्टम को ख़त्म किया जाना चाहिए। सिटिंग जो सीट्स हाँ, हैं उनको आप कंफर्टेबल बना सकते हैं। एक चीज पर जरूर आऊंगा, आपने जो कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी हाइट को लेकर बहुत इश्यूज हैं। कई बार हम भी देखते हैं बड़ी लंबी लंबी बसेस होती हैं, उनको देखकर वाकई में लगता है कि कहीं पर अगर कर्व आएगा तो क्या ये वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को संभाल पाएंगी उसको, तो क्या इसको लेकर कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है सर? सर स्टैंडर्ड अभी हमारे यहाँ हमारे देश में क्या है ना कि आप कुछ भी बना रहे हैं, क्या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा यहाँ से पास हो जाता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे यहाँ जो कि स्टैंडर्ड्स को पास करती हैं, ARAI वगैरह भी है, और जो भी है ना वो वहाँ से पास होता है। लेकिन स्पेसिफिकेशंस क्लियर ना होने की वजह से जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, कि आपने देखा होगा कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बसें भी यहाँ पर आ रही हैं और वो भी उनकी भी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ का जो ड्राइविंग पैटर्न है, जो ड्राइविंग सेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। नंबर दो, मैं एक स्पेशल बात आपसे बोलना चाहूँगा कि इंटरनेशनली एक बहुत छोटा सा रूल है जो कि इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरह किया जाता है आफ्टर मॉनिटरिंग। वहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके बाद में उसको इन्फोर्स किया जाता है। वो है कि अगर 2-2.5 घंटे से ज़्यादा ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो उसको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। रूल हमारे यहाँ भी आ सकता है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है कि न तो उसकी मॉनिटरिंग होती है और न उसका इन्फोर्समेंट होता है, तो उसका खामियाजा हमारे लोगों को भुगतना पड़ता है इस तरह की घटनाओं से जो कि रेगुलर होती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, हम शायद एक उस एज में अपने आप को फैंटेसी के रूप में लेते जा रहे हैं कि हमें स्पीड बढ़ानी है सड़क की। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ये अनाउंसमेंट रेगुलरली होते रहते हैं हमारे चैनल्स पर, हमारे मीडिया में, कि घंटों का सफ़र मिनटों में। अब आप दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे 12 घंटे में, मीन्स यू हैव टू ड्राइव कंटिन्यूली। यू आर प्रोवोकिंग द पीपल टू ड्राइव कंटिन्यूली फॉर 12 आवर्स। डेफिनेटली दे विल रीच टू द गॉड, नॉट टू द मुंबई। Absolutely. तो सबसे बड़ी जो बात आती है कि आप जो साइड का जो प्रमोशन करते हैं उस चीज़ का, उससे प्रोवोक हमारे ड्राइवर्स भी होते हैं। उससे मैं पैसेंजर, एज ए पैसेंजर भी मैं कहता हूं कि अगर 12 घंटे का सफ़र है तो 13 घंटे तो हो जाए, लेकिन 14 घंटे नहीं होने चाहिए। तो आई विल कीप ऑन मेकिंग प्रेशर ऑन आवर ड्राइवर्स। तो जो रेस्ट का एक टाइम चाहिए 2.5 घंटे के बाद में हर ड्राइवर ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मिलता और ड्राइवर फटीग करता है। ड्राइवर फटीग का एक इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। फटीग अमंग बस ड्राइवर्स, ये बहुत सिग्निफिकेंट कंसर्न रहा है, और ख़ास तौर से स्लीपर बसों का ही बात करें जो ऑपरेट करती हैं ओवरनाइट। सिर्फ स्लीपर बसें ही नहीं, जो नॉर्मल बसेस भी हैं उनमें भी ड्राइवर फटीग तो एक बहुत बड़ा इशू है। और ऐसे में अगर आपकी स्लीपर बसें हो जाएं, जो कि जैसा बता रहे हैं सर कि इनकी जो हाइट्स है उनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इश्यूज आ जाते हैं, इस वाली बस के केस पे भी ऐसा ही कुछ समझा जा रहा है, उसके बाद हादसे की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। डॉक्टर पसरीचा, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है सर कि रूल्स हैं, उनको जो जैसा मन में आ रहा है डिज़ाइन बना दे रहा है, हाइट का ध्यान नहीं रखा जा रहा, अंदर जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं उनको 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 नेग्लेक्ट किया जा रहा है? क्या ऐसी स्थिति है सर, इतनी अंधेरगर्दी है? नहीं, मेरे ख्याल में जो डिज़ाइन वगैरह है उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बराबर ऑटोमोटिव रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं ARI, उनके थ्रू जब तक पास नहीं होता तब तक इन बस को परमिशन नहीं मिल सकती, परमिट नहीं मिल सकता। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि 2-4 दूसरे जो फैक्टर हैं इन पे बैन करने की बजाय इनके ऊपर जो कुछ रेगुलेटरी जो मेजर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंटली फॉलो करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट जर्नी जो स्लीपर होती हैं उस पर 2 ड्राइवर होना आवश्यक है, 2 ड्राइवर। नंबर 2, हर 2 घंटे बाद, अभी आपके हर गाड़ी में GPS सिस्टम है, सो यू कैन नो कि क्या हो रहा है। तो हर 2 घंटे बाद 15 मिनट का हाल्ट बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके रात को 1:30 और 3:30 के बीच में
बड़ी वो जो जिसको आप ड्राइविंग हिप्नोसिस बोलते हो, क्योंकि रात को जब फ्रीवे में गाड़ी चल रही है स्पीड पे, आसपास कुछ दिखता ही नहीं सिवाय अपनी लाइट के, सब लोग सो रहे हैं, तो एक ऐसा सिस्टम आता है कि जिसपे झपकी लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब मान लो आप 90 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप 1 सेकंड में 25 मीटर जाओगे। अब एक लेन की विड्थ होती है 3.7 मीटर, अगर आप चल रहे हो तो 1 सेकंड का फ्रैक्शन भी किया तो आप 2-3 लेने पार करके पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। वही इस एक्सीडेंट में हुआ लगता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में इशू आया और वो टक्कर मारती गई और उससे उल्टी हो गई, कंट्रोल नहीं रहा। रात का टाइम था और जब तक वो चीज़ होती तो अनफॉर्चुनेटली वो सारा इंजन, जो डीजल का जो था इंजन, वो फट गया और आग लगी वगैरह वगैरह। बट द पॉइंट इज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डोल साहब आपने किया और इन्होंने भी बोला है कि जैसे फॉरेन कंट्री में जो स्लीपर बसेज हैं उसमें बहुत बढ़िया तरीके से उनकी नंबर ऑफ सीट जो है बड़ी लिमिटेड है, वो मेरे ख्याल 32 के करीब ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो वो 2 टियर सिस्टम है, ऊंचाई है लेकिन उतनी ऊंचाई भी नहीं है और कंफर्ट लेवल बहुत है और बीच में रास्ता बहुत है जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा। मैंने खुद उस पर ट्रैवल किया है। और अगर आपके पास 2 ड्राइवर हैं जो हर 2 घंटे बाद आपस में चेंज कर रहे हैं और हर 2 घंटे बाद रुक रहे हैं, अगर स्पेस अच्छा है, सीट्स बराबर हैं, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी बसेज हैं खास करके रात के टाइम पे, उनकी स्पीड लिमिट 70-80 से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। और 120 की बजाय मेरे ख्याल में इवन कारों के लिए जो स्पीड है 100 किलोमीटर इज सफिशिएंट ऑन एन एक्सप्रेस हाईवे। मोस्ट कंट्रीज हैव 100 और 110 किलोमीटर। तो हमें 120, 150 उस चीज़ में हमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मोटर व्हीकल लॉ में कार के ऊपर कोई स्पीड लिमिट नहीं है अनलेस स्पेसिफाइड। तो मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि उस पर स्पीड लिमिट एक रखनी ही चाहिए और 110 के ऊपर तो होने का कोई मतलब ही नहीं होता। देखिए तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसको समझना। इसको देखिए, स्लीपर बसों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। एक तो हमारे देश में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, विदेशों में क्यों नहीं है ये प्रॉब्लम। विदेशों में इसलिए नहीं है प्रॉब्लम क्योंकि वहाँ पर फ्लाइट कनेक्टिविटी शानदार है, रेट्स वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, चीपर रेट्स हैं, कंज्यूमर फ्रेंडली रेट्स हैं कंपेयर टू हमारे देश में। अब आप देख लीजिए। नंबर सेकंड, जो ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं उनको आप देख लीजिए। लंबी लंबी दूरी की ट्रेन्स हैं हमारे देश में, थोड़ा सा अब आ रहा है, लेकिन लंबी दूरी की नई ट्रेन्स भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे उन्हीं पुराने ट्रैक्स पर, तो वो एक लिमिटेड सोच लगती है। नए ट्रैक्स आप बनाएंगे, उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तीसरा, जो एक कंज्यूमर फ्रेंडली होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, वो है नहीं। ले देकर इन बसेस में वो लोग सफर तय करते हैं जो कम रेट पर किराया चाहते हैं, जिनकी जेब में ज्यादा पैसा नहीं है, लंबी दूरी की यात्रा करनी है, कंफर्टेबल जर्नी चाहते हैं, इसलिए करते हैं। अब आप इनके अंदर का अगर आप देखेंगे हिसाब किताब, जिसकी वजह से हादसे बड़े हो जाते हैं। 1+1+1 की कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, एक साइड में 3-3 स्लीपिंग कोचेस रहते हैं, दूसरी साइड में भी इसी तरह। कहां से आदमी की जान बचेगी अगर अंदर चलने भर के लिए भी स्थिति नहीं है। तो ये और एक सिंगल जर्नी में 2-2 हज़ार किलोमीटर तक का ये सफर ये बसेस तय करती हैं। चाइना जैसी कंट्री में फेज आउट मैनर में बैन कर दिया गया है, दूसरी भी जगह पर बैन किया गया है। हमारे देश में कब ये स्थिति आएगी सर, अनुराग जी, कब ये स्थिति आएगी? कितने हादसे हम झेल रहे हैं। इतना विभत्स बुल्ढाना का हादसा हुआ, हृदय विदारक घटना थी। सर, जो आपने डोभाल जी बोला अभी इस बुल्ढाना वाले इस हाईवे के बारे में स्पेशली, इसमें सिर्फ 6 महीने हुए हैं, ऑलमोस्ट 88 डेथ, जैसे कि आप बता रहे हैं 88 डेथ हो चुकी हैं 6 महीने में। जी हाँ। स्पीड रिडक्शन का सबसे, हमारे जो एक यूनाइटेड नेशंस पर वर्ल्ड वाइड स्पीड रिडक्शन पर फोकस किया जा रहा है, शहरों के अंदर और शहरों के बाहर। हम लोग उस फैंटेसी में जा रहे हैं कि नहीं, हम अपनी रोड्स को जो है ना एयरवे बना देंगे। मुझे सेंसलेस माइंड, मतलब ये माइंडफुल एक जॉब या डिसीजन तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक बात आती है कि अगर आप कोई विकास कर रहे हैं और विकास को रफ्तार से जोड़ रहे हैं, तो आपको लोगों का माइंडसेट
और इन्फोर्समेंट लेवल और तीसरे नंबर पर मॉनिटरिंग, अगर ये तीनों चीज़ आपके पास नहीं है तो आई थिंक यू आर द मर्डरर फॉर दैट। अगर आप उस चीज़ को, स्पीड को, उस रोड को उतनी स्पीड से डेवलप कर रहे हैं और साथ में इन तीन चीज़ों को डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर दीज डेथ्स, नॉट द ड्राइवर एंड नॉट एनीवन। सो फर्स्ट वी हैव, हम लोगों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेसी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, पॉलिटिकल क्लास को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम ऐसी चीज़ डेवलप ना करें कि जिसका कि मॉनिटरिंग, इन्फोर्समेंट हम साथ में न कर पाए। नहीं देखिए, अभी भी कोई कुछ चीज को डेवलप, देखिए कोई चीज को डेवलप ना करने की सोच तो मेरे ख्याल से ये तो एक नकारात्मक बात होगी। आप चीजों को डेवलप कीजिए, आप हाईवेज बनाइए, आप स्पीड अप करिए चीजों को, लेकिन उसके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लीमेंट करे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो चीजों के करना बहुत जरूरी होगा। पसरीचा सर, ये बहुत जरूरी होगा कि हम अपने सड़कों का जाल बना रहे हैं, ठीक है स्पीड आप बनाइए, लेकिन आपकी गाड़ियां उस लायक है या नहीं है, आपके रोड के डिज़ाइन उस लायक है या नहीं है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस उस स्पीड तक चलने लायक है नहीं है, इनको बारीकी से देखना पड़ेगा सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल पूरा ही चीज़ बता दी जो मैं बताना चाहता था, तो मुझे उसमें कोई ऐड नहीं करना। आई टोटली एग्री। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप डेवलपमेंट पे जाओ, लेकिन जो उसके साथ जो रेगुलेशंस हैं उनका जो पालन है वो कठोरता से होना चाहिए, उस पर कोई ढील नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ इट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड, और उसमें बिल्कुल कोई भी लूज एंड नहीं होने चाहिए। दैट इज़ दी एडवांटेज। बट फॉर्चुनेटली ये जो समृद्धि हाईवे है, हाईवे में कोई गलती नहीं है, गलती ड्राइवर की है। फॉरेन कंट्री में जब ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तो कई लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस रात की ड्राइविंग के लिए मिलता ही नहीं है, कई लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस फ्री वे पे, एक्सप्रेस वे पे चलाने के लिए नहीं मिलता। उनकी योग्यता देखकर ही दिया जाता है कि सिर्फ दिन में चलाएंगे, इतनी स्पीड पे चलाएंगे, रात को नहीं चलाएंगे। तो उस टाइप का आई थिंक सिस्टम वी हैव टू ब्रिंग इन, सो दैट अच्छे ड्राइवर हों। अगर आपके पास, जैसे आपने स्लीपर बसेस बोली है, 2 ड्राइवर हों, हर 2 घंटे पर रुकते चलें, स्पीड लिमिट 70-80 के करीब रखिए, और 2 टियर सिस्टम से ज़्यादा स्लीपर नहीं होना चाहिए, और जगह स्पेस वगैरह बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह के हमने पूरी रेगुलेशन बनाए, उसको इन्फोर्स किया, आई डोंट थिंक देयर शुड बी मच ऑफ ए प्रॉब्लम। और देखिए इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। अब इसी की ये समृद्धि एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। डेटा बता रहा है कि दिसंबर 2022 से, जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया, दिसंबर 2022 से 88 लोगों की जानें जा चुकी है एक्सीडेंट्स में, महाराष्ट्र समृद्धि एक्सप्रेसवे में। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट बताया जा रहा है रोड हिप्नोसिस। अब रोड हिप्नोसिस का जो कारण है वो स्वाभाविक रूप से रेस्टलेसनेस ऑफ ड्राइवर फटीग से जुड़ा हुआ इशू है। ड्राइवर क्यों लगातार अनवरत काम कर रहे हैं, ये एक नई लेयर है। ड्राइवर्स को तनख्वाह मिल रही है, नहीं मिल रही है, ड्राइवर्स का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए कुछ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उसके लिए 2-2 शिफ्ट एक साथ करना मजबूरी क्यों है। ये ऐसी लेयर है कि जब खुलेंगी तो बहुत आगे तक जाएंगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक सड़क पर एक हादसा जब होता है तो वो सिर्फ उस वक्त की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसके पीछे जो पॉलिसीज बनी हैं, उसके पीछे जो ब्रेन्स लगे हुए हैं, उसके पीछे जो पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में लीडरशिप लगी हुई है, जो ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है, सबकी जिम्मेदारी तय होती है। इसीलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बिगर पर्सपेक्टिव का एक विजन आना चाहिए, तब जाकर शायद हमारी अप्रोच बदले। कब आएगा इसका इंतजार हमें रहेगा, जितनी जल्दी आए उतना अच्छा। बीच में अगर आप टाइम हो तो सर लास्ट 10 सेकंड है मेरे पास, ऐड कर लीजिए। हाँ, एक्चुअली डोभाल जी मैं छोटा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर रंबल स्ट्रिप्स, दैट इज TBM जो बोला जाता है, वो रोड पर लगभग 500-500 मीटर पर TBM लगाए गए, जिससे कि एक झरझराहट वाली आवाज़ आती है, जिससे कि नींद खुलती है ड्राइवर की। अगर वो SOP के रूप में अगर पूरे देश में लागू किया है तो समृद्धि हाईवे पर असली कारण एक्सीडेंट्स ही था, मुंबई पुणे हाईवे पर। बिल्कुल अगर वही सेम कारण समृद्धि हाईवे पर है तो सेम प्रोसीजर SOP वहां पर नहीं। बट सर मुझे सर रंबल स्ट्रिप अनुराग जी, वहां क्यों नहीं है? अनुराग जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे इस आइडिया में एक फॉल्ट नजर आ रहा है। अगर आप एक ड्राइवर को 8 घंटे से ज्यादा चलाने पर मजबूर कर रहे हैं और बीच में आप जो कह रहे हैं कि साहब आपकी नींद खोलने के लिए हम वो लगा देंगे, वो गलत है। आप एक ड्राइवर को 8 घंटे की ड्यूटी में बांधिए ना, वो भी तो एक इंसान है।
यहाँ तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अगर आप नहीं, उसको नहीं, 8-9 घंटे से ज्यादा काम करा रहे हो और कह रहे हो कि चलाते रहो, तुमको हम उठाने का मैकेनिज्म लगा देंगे। नहीं, इसमें जो एक एड ऑन करना चाहूंगा, हाँ। इसमें जो है ना ड्राइवर हिप्नोसिस जो आप बता रहे थे ना, हाईवे हिप्नोसिस, और जो हाँ। इसमें क्या होता है ना, फैटीग होता है। अगर आप क्योंकि लंबी रास्ता है, ड्राइवर एक मुस्त मुद्रा में बैठा रहता है, ना Absolutely. हाथ हिल रहे उसके, ना पैर हिल रहे, ना आंखें हिल रही। तो जब ये सिस्टम होती है तो माइंड एक तरह से जो है ना साइलेंट मोड में चला जाता है। यहाँ मैं एग्री कर रहा हूँ, यस सर, मैं एग्री यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर एब्सोल्युटली मैं अग्री कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एब्सोल्युटली मैं अग्री कर रहा हूँ। अगर विद इन जो प्रॉपर जो एक इंसान के लिए जो निर्धारित काम करने के घंटे हैं 7, 8, 9 घंटे, अगर उसमें उसको फटीग हो रहा है और उसके लिए ये जागृति के लिए, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो उसको प्रोवोक कर रहा है इसके लिए कि वो 9 घंटे के बाद भी चलाता रहे, 10 घंटे के बाद भी चलाता रहे, तो वहां पर एक फॉल्ट। बहरहाल इस चर्चा को कभी और आगे ले जाएंगे, लेकिन आज हमारा ये स्लीपर बस को लेकर जो इशू था, इस पर हमने चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कोई जरूर एक बड़ा फैसला, ठोस फैसला लेकर आए। थैंक यू सो मच आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर पसीचा, थैंक यू सर। अनुराग कुलश्रेष्ठ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।